हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक कंबाइंड वीडियो, जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे। जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं 3 अलग अलग वीडियो बनाई थी, तो इसको मैंने तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है ताकि आप जो पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ रिवाइज कर पाए। और इसी के साथ जो मैंने अभी तक 2 यूनिट कवर की हैं, उनकी भी मैं आपके लिए कंबाइंड वीडियो लाने वाला हूं ताकि आप जो पूरी यूनिट को एक साथ रिवाइज कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आज की हमारी जो रिवीजन क्लास है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उसको स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स बाय शाहनवाज अहमद, द इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट। हम आज के अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। आसान शब्दों में ये कह सकते हो, कोई वो व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी वस्तु को खाता है या यूज करता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा उपभोग, यानी कंजप्शन। तो उपभोग क्या होता है? उपभोग एक वो क्रिया यानी कि एक्टिविटी है जो मानव अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक संतुष्टि के लिए, यानी अपनी जरूरतों को डायरेक्टली पूरा करने के लिए किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता मूल्य का यूज करता है, उपयोगिता मूल्य को प्रयोग करता है। उपयोगिता मूल्य यानी कि आपका किसी उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए जो किसी वस्तु में शक्ति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता मूल्य। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही है, उपयोगिता। उपयोगिता जैसे मैं आपको बता रहा था कि उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को जो पूरा करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक एक वो व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए, यानी कि जो इनकम कमाने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। उत्पादन यानी किसी वस्तु या सेवा को मैन्युफैक्चर करता है, उसको हम उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उत्पादन क्या होता है। जो इसमें वर्ड यूज हुआ उत्पादन करता है, तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो उत्पादन क्या है? एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हम कच्चे माल को, यानी कि रॉ मटेरियल को हम उपयोगी वस्तु में, यानी कि यूजफुल गुड्स में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यानी आसान शब्दों में आप कह सकते हो कि जी ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे माल को तैयार वस्तु में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका बचत। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आय का यानी हमारी इनकम का वो भाग है जिसको हम खर्च नहीं करते, यानी कि जिसको हम स्पेंड नहीं करते, शॉपिंग नहीं करते, किसी और चीज पे खर्च नहीं करते, अर्थात बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो उसको हम बचत कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो निवेश क्या है, अगर आपको बताऊं तो ये उन परिसंपत्तियों पे किया गया खर्च है। परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स हमारे, चाहे हमारी बिल्डिंग हो या हमारा ट्रैक्टर हो सकता है किसानों के लिए, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकती है, तो ये उन परिसंपत्तियों पर किया गया खर्च है जो उत्पादक को आय अर्जित करने में सहायता करता है, जो उत्पादक को यानी कि इनकम कमाने में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका निवेश। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है दुर्लभता, यानी स्केर्सिटी। दुर्लभता क्या होता है, इसको समझते हैं। तो दुर्लभता एक वह स्थिति है, यानी कि वो सिचुएशन है जिसमें मानव की आवश्यकता की तुलना में संसाधन, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें मानव की जरूरतें ज्यादा होती हैं और उसको पूरा करने के लिए उसके पास जो संसाधन होते हैं सीमित होते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप मार्केट में कुछ 5 वस्तुएं लेने के लिए गए हो, लेकिन आपके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि उसमें से आप सिर्फ 3 वस्तुएं खरीद सकते हो। यानी यहाँ पर आपकी जरूरतें ज्यादा है, आपको 5 वस्तुएं लेनी है, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपके पास जो पैसा है, जो संसाधन है, वो कम है। ऐसी ही स्थिति को हम दुर्लभता कहते हैं, यानी कि स्केर्सिटी कहते हैं, जहां पर मानव की जरूरतें ज्यादा होती हैं, उसको पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन कम होते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्या, जिसको हम चेन की समस्या भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ये होता क्या चेन की समस्या। तो समझते हैं इसको। आपका इससे अभिप्राय दुर्लभ संसाधनों के कारण उन वस्तुओं तथा सेवाओं का चयन करने से है जो मानव के लिए अति आवश्यक है, यानी जो बहुत ज्यादा जरूरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी आर्थिक समस्या का मतलब सिंपल सा अगर समझें, यानी इसमें हम उन वस्तुओं सेवाओं का चयन करते हैं जो मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो संसाधन होते हैं दुर्लभ होते हैं, यानी कि मानव की जरूरत के हिसाब से लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। उसकी मानव की जरूरतें ज्यादा होती हैं, उसके पूरा करने के संसाधन कम होते हैं। तो उसको उन वस्तुओं सेवाओं का चयन करना पड़ता है जो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि वो आप 5 वस्तुएं लेने के लिए मार्केट में गए हो, लेकिन आपके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि आप 3 वस्तुएं ही खरीद सकते हो। तो आप यहाँ पर उन 3 वस्तुओं का चयन करोगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के कारण। यानी कि आर्थिक समस्या ये उत्पन्न क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे 3 कारण है, जिसमें से पहला है असीमित मानव आवश्यकताएं। मानव की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। यानी एक समय पर मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। यानी उसने अगर छोटा फोन लिया है तो उसको लेने के बाद उसका नई आवश्यकता उसको जनरेट होगी, उसको अब एक एंड्रॉइड फोन लेना है या आईफोन लेना है। यानी एक समय में उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है तो उसकी नई आवश्यकता निकल कर आ जाती है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा है तो उस पर हम खेती भी कर सकते हैं, उस पर हम घर भी बना सकते हैं, उस पर हम स्टोरेज भी बना सकते हैं, और भी उसको हम कई अन्य कामों में यूज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं संसाधन जो होते हैं उसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चीज बता दी कि हमारी जो जरूरतें क्या होती हैं, हमारे पास जो अनलिमिटेड जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए संसाधन जो होते हैं, हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है, ये वो क्रिया है यानी वो एक्टिविटी है जिसमें यानी कि जो दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है। सिंपल सा कि जो हमारे संसाधन दुर्लभ है यानी हमारी जरूरत के हिसाब से कम है, उनको किस तरह से यूज किया जाए, उसी से रिलेटेड है हमारा आर्थिक क्रिया। हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, यानी अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारा अर्थ यानी कि धन, और दूसरा है हमारा शास्त्र, यानी इन दोनों की संधि से बना है, इन दोनों को मिलाकर हमारा अर्थशास्त्र बना है। इन दोनों शब्दों के जोड़ से हमारा अर्थशास्त्र बना है। यानी इन दोनों का अगर हम कंबाइंड मीनिंग देखें, दोनों का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी आसान शब्द में बताऊं, ऐसा शास्त्र, ऐसी स्टडी जहां पर हम धन का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ मनी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका अर्थशास्त्र कहते हैं। ये तो मैं समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब अर्थशास्त्र में हम बात करें तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। और अगर हम आगे समझें तो वर्तमान अर्थशास्त्र के जन्मदाता भी एडम स्मिथ को माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यानी कि जैसे रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा अलग दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने इसको अलग तरीके से परिभाषित किया है, एडम स्मिथ ने इसको अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो सभी अर्थशास्त्री अपनी जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन हमारी बुक्स में जो डेफिनेशन दी गई है रॉबिन्स के अनुसार दी गई है, तो उसी के हिसाब से इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक वह विषय वस्तु है, यानी कि वो सब्जेक्ट है जिसमें यानी जो वैकल्पिक उपयोगों वाले, अल्टरनेटिव यूजेस वाले दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर, दुर्लभ संसाधन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जरूरत के हिसाब से कम होते हैं, यानी जो हमारी जरूरतें ज्यादा होती हैं उसके लिए संसाधन कम होते हैं, तो उसको बोलते हैं दुर्लभ संसाधन। तो इस प्रकार ध्यान केंद्रित करता है जिससे व्यष्टि स्तर के साथ, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र पर हमारे जो समष्टि अर्थशास्त्र में हमारे जो लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो अधिकतम हो सके। अगर इसको मैं आसान शब्दों में बताऊं, आसान तरीके से अगर आपको बताऊं, क्योंकि शायद आपको ये क्लियर नहीं हुई हो, तो अर्थशास्त्र एक वो सब्जेक्ट है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले, यानी ऐसे रिसोर्स जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं, उनको हम किस तरह से यूज करें जिससे हमारे व्यष्टि स्तर पर भी फायदा हो, समष्टि स्तर पर भी हमारा फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र हमारा जो मॉडर्न इकोनॉमी है, वो इकोनॉमिक्स है, वो 2 तरह का होता है, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इसके बाद हम दोनों को एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसको अगर हम आसान शब्द में बात करें तो ये अर्थशास्त्र का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई यानी कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक वस्तु की कीमत का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि सिंगल इकाई का, एक सिंगल यूनिट का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। आसान शब्दों में बात करें तो इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को एक मानकर उसका हम अध्ययन करते हैं। पूरे देश के लेवल पर हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय रोजगार के बारे में, जीडीपी के बारे में, विनिमय दर के बारे में, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था के स्तर पर होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक सिंगल इकाई का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर उसका हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र में, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। आप समझ जाएंगे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसमें जो समस्या आ रही है उसका अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन तथा कीमत का निर्धारण किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत का निर्धारण किया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या घटक होते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारे घटक होते हैं उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादक सिद्धांत और कीमत सिद्धांत, इनका अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में अगर मैं बात करूं तो समग्र मांग के बारे में बात की जाती है, समग्र पूर्ति, सरकारी बजट, इसके अलावा और भी तत्व होते हैं, विनिमय दर हो गया, रोजगार हो गया, बेरोजगारी होगी, तो इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और इसमें बात करें तो समष्टि, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समष्टि के जो चर हैं वो स्थिर रहते हैं, और जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि के जो चर होते हैं वो स्थिर रहते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इस चैनल पर हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपको वीडियो मिलेगी अप्रॉक्स 11 AM यानी कि मॉर्निंग में। और टाइमिंग थोड़ा कभी कभी डिफरेंस हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसको अगर वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर किया जाएगा। और यहाँ पर बने रहिए और चीजों को सीखते रहिए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और आपके जो हर चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। जो डाउट्स हैं आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो कोई सजेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और अलग से आपकी जो डाउट सेशन की जो वीडियो अलग से बनाई जाएगी, इसमें आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट इसी तरह की जबरदस्त वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।